Hello everyone. Today I am going to discuss strategies for enhancement in food production. ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ पे जो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का जो दूसरा चैप्टर है दैट इज़ स्ट्रेटजीज़ फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था जो आपका पहला लेक्चर है क्या है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। 1 घंटे सवा घंटे में वो लेक्चर ख़त्म किया है मैंने। आज वाला भी लेक्चर लगभग 1 घंटे लगेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ इससे ज़्यादा शॉर्टकट मत आप लोग, जैसे होता है ना कि कुछ लोग चाहते हैं भाई 10 मिनट में पढ़ लें, वो ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है कि मतलब एनसीईआरटी की कहीं किसी लाइन से क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व कर लो, तो ठीक है, उसके लिए आपको 10-20 मिनट का वीडियो ठीक चलता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है देन आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि मेरा जो मैं बाकियों का नहीं जानती, बट आई यूजुअली इंक्लूड ऑल इम्पॉर्टेंट लाइंस इन माई लेक्चर, ठीक है ना। मैं जो भी पढ़ाती हूँ उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट लाइंस है जहाँ से स्टेटमेंट बन सकते हैं वो इंक्लूड करती हूँ। तो प्लीज़ वॉच प्रॉपरली, आपको ज़रूर बहुत ही ज़्यादा जो है यूज़फुल लगेगा ये, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना यहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ चीज़ें याद भी करनी है। तो या अगर आप साथ में पढ़ाई कर रहे हो, साथ में आपके पास पेन कॉपी है, तो आप इजीली इसे जो है याद भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ जैसे क्या है ना, पढ़ते पढ़ते चीज़ें याद हो जाती हैं और कुछ कॉन्सेप्ट बेस हैं, तो उसकी टेंशन नहीं लीजिए, मैं करा रही हूँ यहाँ पे। तो चलिए आज वाला जो चैप्टर है दैट इज़ द स्ट्रेटजीज फॉर enhancement of फूड प्रोडक्शन। तो हमें पता है, देखिए फूड प्रोडक्शन में यहाँ पे हमें ढेर सारी चीज़ें पढ़नी हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एनिमल ब्रीडिंग हो गया, प्लांट ब्रीडिंग हो गया। हमें पता है कि जो वी कैन से कि फूड को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, लाइक डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। जहाँ से मेन क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एनिमल ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे। एनिमल ब्रीडिंग, तो सबसे पहली चीज़ एनिमल ब्रीडिंग में हम लोग ये देखते हैं व्हाट इज़ द ब्रीड। ब्रीड क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है। जैसे जर्म प्लाज्म कलेक्शन का सीधे डेफिनीशन पूछा था, मतलब डेफिनीशन मतलब कई स्टेटमेंट देके पूछा था जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या है ना। या फिर जर्म प्लाज्म कलेक्शन स्टेटमेंट देके पूछा था ये क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए ब्रीड का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं लिख नहीं रही हूँ। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच आर सिमिलर इन अपीयरेंस, शेप, साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए डॉग की एक ब्रीड है, तो डॉग के उस ब्रीड के ग्रुप को आप देखेंगे तो सेम दिखेंगे ना, सिमिलर इन अपीयरेंस, शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन में सेम। तो मतलब ब्रीड का मतलब ये है कि स्पीसीज़ का वो ग्रुप जो देखने में एक जैसा हो, शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन उसका एक जैसा हो, इसको हम कहते हैं ब्रीड। जैसे कैटल का ब्रीड हो गया, एक तो सारी कैटल, एक ब्रीड की कैटल हैं तो वो वैसे ही दिखेंगी, एक ब्रीड की काऊ है वैसे ही दिखेंगे, एक ब्रीड के कैट हैं वैसे ही दिखेंगे, सब एक जैसे दिखेंगे। तो ये हो गया ब्रीड, ओके। अब हम लोग देखें एनिमल ब्रीडिंग को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे है ये 2 तरीके का होता है, इन ब्रीडिंग और दूसरा है आउट ब्रीडिंग, ठीक है। इसको समझना है आपको, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। देखिए इन ब्रीडिंग क्या होता है, मेटिंग बिटवीन सेम ब्रीड। एक ही ब्रीड के सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल के बीच जो है मेटिंग करा दो आप, लेकिन सेम ब्रीड, लेकिन आप इसे तब तक इन ब्रीडिंग नहीं कहेंगे जब तक ये ब्रीडिंग 4 to 6 जनरेशन तक नहीं, मतलब बार बार आप जो है इसको क्या करा रहे हैं, आपस में ही ब्रीड करा रहे हैं, तो उसको आप कहेंगे इन ब्रीडिंग। अभी मैं एक डायग्राम से आपको बताऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेटिंग बिटवीन सेम ब्रीड मतलब
एक ही ब्रीड मतलब सेम ब्रीड के बीच में मेटिंग अगर आप कराओगे सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को लेके, तो उसको हम कहेंगे इनब्रीडिंग। इससे क्या होगा, इसके सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। पहली चीज़ तो ये है भाई, देखिए अगर आप बार बार सेम ही ब्रीड के बीच में आपस में ही इनब्रीडिंग करा रहे हो, ठीक है ना। चलिए देखिए हम अभी आपको बता रहे हैं क्या होगा ये। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, हाँ अब बार बार आपस में ही ब्रीडिंग करा रहे हो तो क्या होगा, रेसेसिव एलील सेग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है। रेसेसिव एलील सेग्रीगेट हो जाएंगे और वो रिमूव हो जाएंगे, तो इससे होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। तो सबसे पहले चीज़ क्या है, होमोजाइगोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, पहली पॉइंट है, ठीक है। और रेसेसिव एलील को नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा रेसेसिव एलील जो होंगे, रेसेसिव एलील रिमूव हो जाएंगे बाय नेचुरल सिलेक्शन। कैसे, अभी मैं बताऊंगी। तीसरी चीज़ ये है कि आप बताओ होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, रेसेसिव एलील जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि हमें प्योर लाइन इंडिविजुअल मिलेंगे, प्योर लाइन मिलेगा हमें, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है मेटिंग बिटवीन सेम ब्रीड 4 to 6 जनरेशन, 4 to 6 जनरेशन, ये याद रखना। हम अभी आपसे क्या कह रहे हैं, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, रेसिसिव प्योर लाइन, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी घटने लग जाएगी और फर्टिलिटी भी घटने लग जाएगी, ठीक है ना। फर्टिलिटी घटने लग जाएगी, ये किसकी वजह से होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो आप यहाँ पे याद रखना कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। ये मैंने आपको प्लांट पढ़ाते टाइम बताया था, स्टिग्मा आउट डिवाइस मैकेनिज्म में हमने आपको बताया था कि क्यों आउट डिवाइस मैकेनिज्म होता है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप ये समझना कि प्रोडक्टिविटी घटने लग जाएगी और फर्टिलिटी भी एक टाइम घटने लग जाएगी, इसको हम लोग कहेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं इसको क्रॉस करके आपको बता दे रही हूँ, छोटा छोटा पॉइंट्स आप ध्यान देना। जैसे मान लीजिए मैं मटर का पौधा ले रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास ये इसका जीनोटाइप है और हम सेम ही ब्रीड के बीच में बार बार जीनोटाइप मतलब बार बार क्रॉस कराएंगे तो हमारा ये जो है क्या रहेगा, सेम जीनोटाइप रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने कैपिटल टी मिला और 2 कैपिटल टी स्मॉल टी मिला और स्मॉल टी मिला। तो ये जो रेसेसिव एलील है तो इसको तो नेचुरल सिलेक्शन से इसको हटा देगा, यहाँ पे मैंने लिखा है ना। जब रेसेसिव एलील बार बार जो है वो क्या होता जाएगा, रिमूव होता जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया है, होमोजाइगोसिटी को हमने होमोजाइगस को सेलेक्ट कर लिया, फिर इन दोनों को आपस में क्रॉस करा, फिर होमोजाइगस को सेलेक्ट कर लिया, फिर उसमें से जो रेसेसिव वाला मिला उसको हम नेचुरल सिलेक्शन उसको रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से जो है ना बार बार इनब्रीडिंग अगर आप करवाते हो तो होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, रेसेसिव एलील धीरे धीरे रिमूव हो जाते हैं, तो प्योर लाइन ही बचता है। तो ये 3 चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखना है। लेकिन प्रोडक्टिविटी और जो है फर्टिलिटी इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से घटती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इनब्रीडिंग। वी कैन से आउटब्रीडिंग क्या है। आउटब्रीडिंग को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। आउटब्रीडिंग में एक होता है आउट क्रॉस, एक होता है क्रॉस ब्रीडिंग और एक होता है क्रॉस ब्रीडिंग कह लीजिए या क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कह लीजिए, और एक है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। देखिए आउट क्रॉस क्या होता है, बहुत अच्छे से समझना है इसको, ठीक है ना। ये आप देखिए आउट ब्रीडिंग हम क्यों करवाते हैं, पहली चीज़ तो ये है टू स्टोर द फर्टिलिटी एंड ईल्ड। जो ईल्ड में अगर बार बार आप सेम ब्रीड के बीच में मीटिंग करवा रहे हैं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, फर्टिलिटी कम होगी और प्रोडक्टिविटी कम होगी। उसको स्टोर करने के लिए हम एक बार बस एक ही जनरेशन में आउट ब्रीडिंग करवा देंगे ना, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और फर्टिलिटी भी स्टोर हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा। तो फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को रिस्टोर करने के लिए हम आउट ब्रीडिंग करवाते हैं, ठीक है। आउट क्रॉस क्या होता है, यहाँ पे हम लोग सेम ब्रीड लेते हैं, ब्रीड तो हमारा सेम रहता है। अब आपको हो गया अरे बड़ा कन्फ्यूज़न है, नहीं, ब्रीड हमारा सेम होता है, सेम ब्रीड के बीच में ही मीटिंग करवाते हैं, लेकिन उनमें दोनों तरफ, उनकी पेडिग्री के दोनों तरफ 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए।
मैं अभी इसको इसका एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ उसको लिख दूँ, सेम ब्रीड हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन ईदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। 4 से 6 जनरेशन तक उनमें कोई कॉमन एंसेस्टर, अभी मैं इसको डायग्राम से समझाऊंगी तो शायद आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ हमने ब्रीड सेम लिया, ठीक है ना, ब्रीड सेम लिया, लेकिन 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर उनका नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे आउट क्रॉस। ये किस लिए करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं, प्रोडक्टिविटी जो कम हुई है या फिर वी कैन से फर्टिलिटी कम हुई है, तो उसको हम रिस्टोर करने के लिए ये काम करते हैं। और वी कैन से कि एक भी आउट क्रॉस अगर आपने करा दिया तो वो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम कर जाता है। सिंगल आउट क्रॉस कैन ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। मेरे पॉइंट को नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्रॉस ब्रीडिंग क्यों कराते हैं हम, इसको समझते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है डिफरेंट ब्रीड के बीच में हम क्या कराते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग। एक अलग ब्रीड है, एक अलग ब्रीड है, बिटवीन रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है ना, रिलेटेड स्पीसीज, डिफरेंट ब्रीड, रिलेटेड स्पीसीज। क्यों, इन दोनों के कैरेक्टर को कंबाइंड करने के लिए, डिजायर्ड कॉम्बाइंड कैरेक्टर, मतलब हम दो ब्रीड के कैरेक्टर को आपस में कंबाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हिसरडेल, याद रखना, इन पंजाब। हिसरडेल एक क्या है, ये भेड़ है, पंजाब शीप है ये, हिसरडेल शीप इन पंजाब। ये किसके क्रॉस से बना है, दो डिफरेंट ब्रीड से बना है। कैसे, तो देखिए हिसरडेल कैसे बना है, मैं इसको मिटा रही हूँ और आप इसको ध्यान देना। देखिए मैरिनो रैम का क्रॉस कराया गया बीकानेरी ईवी, ठीक है ना। रैम जो मेल भेड़ है और ईवी जो है वो फीमेल भेड़ है। इन दोनों के क्रॉस से ये दोनों ब्रीड अलग अलग है, हिसरडेल प्रोड्यूस हुआ, हिसरडेल। तो हिसरडेल में क्या है, हिसरडेल में इन दोनों के कंबाइंड कैरेक्टर होंगे। कैसे याद रखेंगे, कभी कभी आपको ये उल्टा दे देगा, मैरिनो ईवी बीकानेरी रैम, राम आ रहा है ना, राम पढ़ लीजिए, RAM, तो जो रैम है वो मैरिनो होगा, मैरिनो रैम होगा। और बीकानेरी ई आ रहा है यहाँ पे, और कहीं ई नहीं आ रहा भाई, देखो और कहीं ई नहीं आ रहा, ईवी, बीकानेरी ईवी, ई से ईवी। तो ये क्या है, डिफरेंट ब्रीड के बीच में है। अब हम इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज ही हो जाएगा, स्पीसीज ही क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो कैसे इसको पढ़ेंगे, अब हमने क्या कहा, ठीक है, जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है म्यूल आपसे को कैसे मिला, मेल डंकी, ठीक है, और फीमेल हॉर्स। इसको कैसे यार, कभी कभी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। देखिए फीमेल हाउस, देखिए जनरली फीमेल कहाँ होती है, हाउस में होती है, ठीक है ना। फीमेल हाउस से फीमेल हॉर्स। जनरली गधा किसको बोलते हैं, मेल, देखिए गधे हो क्या, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब जस्ट जोकिंग, आप इसे सीरियसली नहीं लीजिएगा। तो याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, मेल डोंकी, गधे किसको बोलते हैं, मेल को ही बोलते हैं। तो मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का जो क्रॉस है उससे म्यूल जो है एक नई स्पीसीज़ बनता है। दोनों रिलेटेड स्पीसीज़ हैं लेकिन डिफरेंट स्पीसीज़ हैं। तो जो म्यूल है, हालांकि ये स्टेराइल तो होता है, लेकिन ये हाइब्रिड विगर शो करता है। हाइब्रिड विगर का मतलब जो हाइब्रिड बना है ना, वो अपने दोनों पेरेंट्स से ज़्यादा पावरफुल है। अगर कभी F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड होता है दोनों पेरेंट्स से ज़्यादा पावरफुल हो तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोसिस कहते हैं। तो जो म्यूल है वो हाइब्रिड विगर शो करता है। खच्चर जो है ना स्टेराइल है, लेकिन इसका कॉमर्शियल बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इनमें दोनों के कैरेक्टर आते हैं, दोनों के कैरेक्टर मतलब दोनों से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर कभी कभी इसका जो है ना, इसका हम अपोजिट क्रॉस करवा देते हैं, फीमेल डंकी और मेल हॉर्स अगर हम करवा दें तो इससे क्या मिलता है, हिनी फीमेल होती है, फीमेल स्टेराइल है, ठीक है ना। ये जो म्यूल है वो मेल होता है लेकिन स्टेराइल होता है, तो ये याद रखना है आपको। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनिमल ब्रीडिंग।
अब मैं देखिए, इन ब्रीडिंग का मतलब सेम ब्रीड और 4 to 6 जनरेशन तक कंटिन्यूस अगर आपको इन ब्रीडिंग मतलब मेटिंग करा रहे हैं सेम ब्रीड के बीच में, तो उसको हम इन ब्रीडिंग कहेंगे। आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉस का मतलब ये है, आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉस, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। सो आउट क्रॉस का मतलब ये है कि सेम ब्रीड हो लेकिन उनके 4 से 6 जनरेशन तक उनके पेडिग्री के दोनों साइड, पेडिग्री मतलब फैमिली मेम्बर ही हम बात कर रहे हैं, पेडिग्री के दोनों साइड कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल तो शायद इसकी ये प्रोडक्टिविटी और ईल्ड को जो है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज, फर्टिलिटी को रीस्टोर करने के लिए। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब आपके ब्रीड डिफरेंट हो जाएंगे, दोनों के कैरेक्टर को कंबाइन, जैसे हीसरडेल उसका एग्जांपल है। और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि आपका स्पीसीज ही डिफरेंट हो जाए। देखिए मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, जैसे सपोज करिए कि ये मेल है, ऐसे मैं बना रही हूँ, ये मेल है, फीमेल है, दोनों के बीच क्रॉस कराया, फिर एक बेटी हुई और एक बेटा हुआ। इन दोनों के बीच आपस में ही क्रॉस करा देंगे, फिर एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई, मतलब बेटी इस तरीके से बना दूँ, इन दोनों के बीच फिर आपस में क्रॉस करा दिए, मतलब ये इन ब्रीडिंग हो रहा है। फिर क्या हुआ, इनके एक बेटे हुए, बेटी हुई, एक बेटा हुआ, ठीक है ना, इन दोनों का आपस में क्रॉस करा दो। फिर इस तरीके से क्या हो रहा है, 1 2 3 4 जनरेशन तो हो गया। एक और मैं बना देती हूँ, बस ऐसे समझना आप, ये बेटा हो गया, ये बेटी हो गई, ये इन ब्रीडिंग है। क्या है, इन ब्रीडिंग है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस। लेकिन अब हमने क्या करा है, सेम ये ऐसे ऐसे क्रॉस कराते आए, ठीक है। और अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बेटा बेटी, फिर क्रॉस कराया, फिर बेटी बेटा, ठीक है ना, फिर क्रॉस कराया, फिर मेल फीमेल, इस तरीके से फिर क्रॉस कराया तो फीमेल मेल, और इन दोनों को आपस में क्रॉस कराया तो मेल और फीमेल। अब देखिए कैसे समझना है आपको कैसे समझना है, बहुत अच्छे से समझना है इसको। ये भी इनब्रीडिंग है, ये भी इनब्रीडिंग है, लेकिन अब मैं इसका क्रॉस इससे करा दूँ, इसका क्रॉस इससे, तो देखिए ये क्या है, ये तो इनब्रीडिंग है, ये इनब्रीडिंग है, ये भी इनब्रीडिंग है, लेकिन ये क्या है, ये आउट क्रॉस है। क्या है, आउट क्रॉस है। आउट क्रॉस का मतलब क्या बताया था मैंने, ब्रीड सेम है, ब्रीड सेम है, सेम ही ब्रीड के हैं दोनों, लेकिन इनके 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर है इनका। एक कॉमन यहाँ पे है, एक मिनट मैं यहाँ पे कॉमन ले लेती हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे इनका कोई रिलेशन है, जो भी हो, तो 4 से 6 जनरेशन तक इनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक हम कर देते हैं कि ये एक मिनट मुझे इस तरीके से बना देना है इसको। यहाँ पे मान लीजिए इनके ये हो गए बच्चे, इनके ये बच्चे हो गए, ठीक है, ये आपस में क्रॉस, तो एक मेल, इस तरीके से इनका 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर, ये देखिए एक कॉमन एंसेस्टर है इनका, लेकिन 4 जनरेशन पहले है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आउट क्रॉस कहते हैं। तो आउट क्रॉस को आप लोग शायद अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम, चलिए ध्यान से समझते हैं इसको। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम, देखिए कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम में आ जाता है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाते टाइम आपको बताया था। और दूसरा होता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। देखिए क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या है कि देखिए नॉर्मल मेटिंग के दौरान ढेर सारी समस्या है कि पता चला कि मेल अवेलेबल है कि नहीं, जब फीमेल हीट हो रही है तो मेल अवेलेबल है नहीं है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं। मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को तो मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। मतलब वहाँ पे क्या करवाते हैं कि हम मेल से जो मेल का जो सीमेन है उसको हम स्टोर करके रखे रहते हैं और उसको फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में क्या कर देते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दूसरी टेक्नोलॉजी ये है, ठीक है, दूसरी टेक्नोलॉजी ये है मल्टीपल ओव्यूलेशन ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओव्यूलेशन ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई काऊ है और इसको हम देते हैं
हार्मोन इंट्रोड्यूस कराते हैं लाइक FSH एक्टिविटी, ठीक है, वी कैन से हार्मोन FSH लाइक एक्टिविटी हो जिसकी। FSH लाइक एक्टिविटी का मतलब वहाँ पे क्या होगा, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेट होगा, ठीक है ना, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेट होगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं। जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पे ओव्यूलेशन होगा, ठीक है, ओव्यूलेशन होगा। और क्योंकि ये आप इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन करवा रहे हैं, खुद से करवा रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 एग रिलीज होता है, 4 to 6 एग रिलीज होंगे, ठीक है ना, 4 to 6 एग रिलीज होंगे। अब ये जो एग है ना, इसको हम फर्टाइल कराएंगे। जब एग ये मल्टीपल ओव्यूलेशन हुआ, इसको हम दो तरीके से फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। या तो आप नॉर्मल फर्टिलाइजेशन करवाइए, नॉर्मल मेटिंग के द्वारा। तो नॉर्मल मेटिंग करवा दीजिए, जब फीमेल 4 से 6 एग प्रोड्यूस कर रही है तो आप नॉर्मल मेटिंग करवा दीजिए एलाइट बल से, जो भी एलाइट बल हैं उनसे नॉर्मल मेटिंग करवा दीजिए, या तो फिर आप आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दीजिए, ठीक है ना, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दीजिए। अब अगर आपने दोनों में से कुछ भी किया तो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो जब 8 to 32 स्टेज में आता है, 8 to 32 स्टेज वाला जो एम्ब्रियो होता है, इसको आप क्या करते हो, आप इसको क्या कर, आपके पास मान लीजिए 6 एग हो गया, 6 एग मतलब 6 जो है एम्ब्रियो बनेगा, अलग अलग बनाओगे ना आप, 6 एम्ब्रियो बनेगा। और इन सब को आप किस में इम्प्लांट कर दोगे, सरोगेट मदर में। किसमें, सरोगेट मदर। सरोगेट मदर में क्यों करोगे, क्योंकि हमने एक काऊ चुन लिया, तो इस तरीके से हमारे पास 6 फीटस बनेंगे। इसके 6 मतलब 4 to 6 फीटस बनेंगे। इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। तो हम और हमारा सरोगेट मदर में इसको हमने क्यों इम्प्लांट किया, किसी दूसरी, क्योंकि जो पहली वाली है ना उसको हमने सुपीरियर काऊ को चुना हुआ है, उसको हम बस ओव्यूलेशन पर्पज़ के लिए रखेंगे। वहाँ पे हम इम्प्लांटेशन, उसको प्रेगनेंसी नहीं देना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो उसको अब ये जो पहली वाली जो काऊ होगी उसको हम अगले राउंड के ओव्यूलेशन के लिए फ्री रखेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मल्टीपल ओव्यूलेशन वी कैन से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। जैसे मान लीजिए कि हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम अगर ये कंट्रोल्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारा जो ब्रीड बने, जो आफ्टर मेटिंग या वी कैन से हमारा जो एम्ब्रियो बने, उस एम्ब्रियो में वो जो भी काऊ हमें चाहिए उसमें मिल्क ज़्यादा हो, ठीक है, और लीन मीट हो। लीन मीट का मतलब क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी काऊ चुनेंगे जो हम ब्रीडिंग करा जाने, ऐसी काऊ चुनेंगे जिसका मिल्क प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो, और ऐसा बुल या बल जो भी है चुनेंगे जिसमें लीन मीट हो। लीन मीट का मतलब होता है लीन मीट का मतलब होता है लेस फैट हो, यहाँ पे लेस फैट हो। तो हमारा सुपीरियर फीमेल हो गई, सुपीरियर फीमेल में हमारा जो है मिल्क ज़्यादा होगा, और सुपीरियर मेल में हमारा जो है लीन मीट होगा, उसके जो मांस होंगे उसमें फ़ैट कम होगा। तो इस तरीके से जो हमारा ब्रीड बनेगा, जो हमारी नई स्पीसीज़ बनेगी या फिर जो भी हमारा ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसमें मिल्क भी ज़्यादा होगा और मीट भी लीन मीट होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल वी कैन से कंट्रोल्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम। अब हम लोग आगे क्या देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द वी कैन से एपी कल्चर क्या होता है। तो एपी कल्चर के बारे में यहाँ से क्वेश्चन तो कुछ नहीं आता है। एपी कल्चर का मतलब होता है बी कीपिंग, ठीक है। बी कीपिंग को हम लोग क्या कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं। तो बी कीपिंग क्यों करते हो आप, पहली चीज़ तो ये, कौन सा बी मतलब हनी बी, क्या कहते हैं इसको, एपिस इंडिका। जो नॉर्मल है एपिस इंडिका कहते हैं। सबसे बड़ी होती है एपिस डॉर्सेटा, कई सारी स्पीसीज़ हैं लेकिन हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो हम बी को कॉमर्शियली जो है उससे बेनिफिट लेते हैं, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंस है इसका। पहली चीज़ तो ये कि हमारे खेतों में जो बी एक बहुत अच्छा पॉलिनेटर है। दूसरी चीज़ ये है कि ये पॉलिनेटर किसका, ब्रासिका का, कुछ फ्रूट्स का, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ से शहद ऑब्टेन करते हैं। तो ये सारी ढेर सारी चीज़ें हैं, इसके लिए हम बी कीपिंग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिशरीज़, ठीक है। फिशरीज़ के बारे में आपको यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा, फिशरीज़ का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिशरी। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझेंगे, कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेज। ये तीन चीज़ें याद रखें, कैचिंग, प्रोसेसिंग, ठीक है ना, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेज। सेलिंग ऑफ फिशेज, नॉट ओनली फिशेज,
सेल फिशेस, ठीक है ना, सेल फिशेस एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, अदर एक्वेटिक। भाई देखिए, अगर आप केवल फिश की बात करेंगे तो वो पिसीकल्चर हो जाएगा। केवल फिश की बात करेंगे तो वो पिसीकल्चर हो जाएगा, पिसीकल्चर, ठीक है ना। पिसीकल्चर का मतलब है केवल फिश। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिशरीज का मतलब है कि आप कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग ऑफ फिशेज, सेल फिशेज एंड अदर एक्वेटिक। अदर में जैसे क्रैब हो गया, लोबस्टर हो गए, और प्रॉन हो गए, और ऑयस्टर हो गए, एडिबल ऑयस्टर, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिशरीज कहते हैं। अब कुछ कॉमन है, जैसे कुछ आपको फ्रेश वाटर फिशेस के बारे में यहाँ से देखिए क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिएगा आप। फ्रेश वाटर फिशेज और कुछ मेराइन वाटर फिशेज। तो देखिए, फ्रेश वाटर फिशेज, मेराइन वाटर फिशेज का मैं आपको बता देती हूँ एक ट्रिक, ठीक है। या मैं फ्रेश वाटर का ही बता दूँ। आप KKR, आप जो वो KKR समझ रहे हैं ना, IPL की एक टीम है, कोलकाता नाइट राइडर, इससे याद रख लीजिए। पढ़ेंगे के जो प्रोनाउंसिएशन उस पर ध्यान देंगे, के पे नहीं देंगे। क मतलब कटला, ठीक है ना, कैटला, ओके। के मतलब जो आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे। और फिर दूसरा के से कॉमन कार्प, और आर से रोहू। बहुत आराम है, मतलब KKR इज फ्रेश, ऑल्दो मैंने बस केवल ये ट्रिक बनाने के लिए बताया। तो फ्रेश वाटर KKR से याद रख लेंगे। मेराइन वाटर को आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब बाकी देखिए 3 तो याद है, तो बाकी और जो भी आ रहा है वो मेराइन वाटर में है, तो इसको आप ऐसे याद रख। इसमें हिल्सा है, ठीक है ना, हिल्सा है, और सार्डाइंस है, मैकरल है, ठीक है ना, मैकरल है, और पोम्फ्रेट है। इसको तो मैं बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ आपको, आप ऐसे समझ सकते हैं। आपने हिप्पोकैम्पस के बारे में सुना है? हिप्पोकैम्पस का जो मेल है, दैट इज़ द ओनली मेल जो प्रेग्नेंट होता है। अब आपको अगर ये कैसा, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगी। हिप्पोकैम्पस, जो मेल हिप्पोकैम्पस है वो प्रेग्नेंट होता है इंस्टीड ऑफ फीमेल। यहाँ पे मेल गेट्स प्रेग्नेंट इंस्टीड ऑफ फीमेल, क्योंकि जो मैं इसको आगे बताऊँ कि वहाँ मेल में ब्रूड पाउच होता है, ब्रूड पाउच। तो मेल हिप्पो मतलब मेल किसके जैसा बिहेवियर कर रहा है, माँ जैसा, है ना। तो हिप्पोकैम्पस का मेल इज़ बिहेविंग लाइक माँ। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये मैंने खुद से कोड बनाया है, तो आप ऐसे याद रखेंगे, मेल हिप्पो मासा, ठीक है ना। मतलब मे फॉर मेराइन, ही हिल्सा, पोम्फ्रेट, मा मैकरल, सा सार्डाइन। मेल हिप्पो मासा, ठीक है ना, मतलब मेल हिप्पो कैसा है, माँ जैसा है। तो आप इसको याद रखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिशरीज, ओके। तो चलिए नेक्स्ट जो है, यहाँ से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ से क्वेश्चन जो है आएगा। तो आप आगे अब हम लोग देखते हैं प्लांट ब्रीडिंग के बारे में समझते हैं। तो ये सब आप एकदम अच्छे से समझ में शायद आपको आ गया होगा, और सारे क्वेश्चन लग जाते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होती है। प्लांट ब्रीडिंग क्यों करवाते हैं भाई? देखिए, जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फूड प्रोडक्शन है या फिर क्रॉप प्रोडक्शन है, उसमें ढेर सारे लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन का मतलब भाई आप केवल जितना पेट भरने जितना है वही फूड क्या कर सकते हो, ग्रो करा सकते हो। लेकिन जो मैं ट्रेडिशनल की बात करूँ, लेकिन जो कन्वेंशनल है या फिर जो आज का जो मेथड है, उसमें क्या होता है कि आप इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को यूज़ करके, क्योंकि ये सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है कि आप ढेर सारी टेक्निक को यूज़ करके फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। तो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के सारे स्टेप हम देखेंगे। तो एक बात हमें ये बताना है, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग को हम लोग यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम जो नई स्पीसीज़ बनाएंगे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, उसको डिजीज़ रेजिस्टेंट बना सकते हैं, उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बना सकते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना सकते हैं, फंजाई, वायरस और बैक्टीरियल रेजिस्टेंट बना सकते हैं, उसको ड्रॉट रेजिस्टेंट, उसको सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब
पूरा हम क्या करेंगे, जब हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग करवाने जाएंगे तो हम पूरा ध्यान में रखेंगे कि ये सारी चीज़ें उसमें हों, ये सारी चीज़ें उसमें हों कि वो हर चीज़ को टॉलरेट कर सके, डिजीज़ रेजिस्टेंट हो। तो क्योंकि यहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स का यूज़ करते हैं। बात समझ में आई? मेरे हर एक पॉइंट में क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप्स क्या क्या हैं? तो पहला स्टेप ये है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, देखिए वेरिएबिलिटी कलेक्शन में, या फिर इसी को हम जर्मप्लाज्म कलेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मप्लाज्म कलेक्शन। 2 बार लगातार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब आपको किसी भी क्रॉप को अगर ग्रो कराना है तो आप क्या करोगे, उस क्रॉप के सारे जीन्स और डाइवर्स एलील सबको कलेक्ट करोगे। और मतलब एक ही प्लांट की अगर हम बात करें, इसको हम लोग कहते हैं जर्मप्लाज्म कलेक्शन। मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ जीन्स, ऑल टाइप ऑफ एलील्स ऑफ अ प्लांट या ऑफ अ क्रॉप, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? जर्मप्लाज्म कलेक्शन। तो हमने क्या किया, मान लीजिए हमें एक प्लांट बनाना है डिजीज रेजिस्टेंट या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी, जिसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। तो हमने क्या किया, पहले हमने जर्मप्लाज्म कलेक्शन कर लिया, ठीक है। अब दूसरा हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर पेरेंट। दूसरा स्टेप जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। अब हमने क्या किया, मान लीजिए यहाँ पे हमने सीड वगैरह कलेक्ट कर लिया था, सीड हो या जो कुछ भी हो जहाँ से हम जर्मप्लाज्म, अब सीड को हमने ग्रो कराया। तो जो भी सीड ग्रो हुआ उसके बाद जो प्लांट उगे, तो उस प्लांट में हमने देखा कि कौन पेरेंट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो पेरेंट हमें सीधे सीधे दिख रहा है, भाई ये हेल्दी दिख रहा है और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है, इसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर अच्छे हैं जो हमें चाहिए, तो हमने वहाँ से पेरेंट को चूज़ कर लिया। इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। अब तीसरा क्या होगा, हम तीसरा क्या कराएंगे, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सेलेक्टेड पेरेंट, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या कराएंगे, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सेलेक्टेड पेरेंट। सेलेक्टेड पेरेंट के बीच में हम क्या करेंगे, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। अब हमने क्या कराया, हमें रिकॉम्बिनेंट मिलेगा ना, रिकॉम्बिनेंट जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमें रिकॉम्बिनेंट मिलेगा, तो हम रिकॉम्बिनेंट में भी सेलेक्ट करेंगे कौन रिकॉम्बिनेंट अच्छा है, किसमें हमारा डिज़ायरेबल कैरेक्टर आया है। जो हम 2 पेरेंट को अगर हमने चूज़ किया कि चलो ये प्लांट लंबा है और इसकी स्टेम जो है थिक है, एक देखिए एक प्लांट लंबा है उसकी स्टेम थिक नहीं थी तो हमने लंबाई वाला जीन वहाँ से लिया, एक प्लांट जो है छोटा है लेकिन उसकी स्टेम थिक है तो हमने उस प्लांट को लिया ताकि इसकी स्टेम थिक हो। दोनों को क्रॉस कराया तो हमारा जो प्लांट आना चाहिए उसमें उसकी लंबाई भी अच्छी हो, उसका स्टेम भी थिक हो। तो हम रिकॉम्बिनेंट को इवेल्युएट करेंगे ताकि हम देख सकें कि किसमें वो कैरेक्टर गया है। तो इवेल्युएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, इवेल्यूशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। अब हमने रिकॉम्बिनेंट इवेल्युएट कर लिया, इसके बाद हम करेंगे टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शलाइजेशन, ठीक है ना। टेस्टिंग करेंगे, रिलीज कर देंगे और फिर इसका क्या होगा, कॉमर्शलाइजेशन होगा। सिंपल है ना, एकदम समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी प्लांट ब्रीडिंग, चाहे आप उसको डिजीज़ रेजिस्टेंट बनाना हो, चाहे आपको उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना हो, चाहे आपको उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो, चाहे आपको 2 डिज़ायर्ड कैरेक्टर को मिक्सअप कराना हो, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज़ द, वी कैन से, ये सारे के सारे मेथड हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ डिज़ायरेबल प्लांट्स जो है वो ग्रो भी कराया गया था। जैसे वीट एंड राइस का एग्जांपल दिया हुआ है, वीट एंड राइस। वीट एंड राइस 2 एग्जांपल आपको दिया हुआ है। चलिए मैं वीट के बारे में बात कर रही हूँ। वीट की अगर हम बात करें तो 1966 से लेके 2000 के बीच में जो वीट की प्रोडक्टिविटी है वो कितनी बढ़ी है, तो लगभग 1960 से लेके 2000 के बीच में जो वीट की प्रोडक्टिविटी है, पहले 1960 यहाँ पे 11 मिलियन के आसपास थी एनुअली, ठीक है ना। इसके बाद 2000 में ये 75 मिलियन, ये डेटा आपको याद रखना है। सेम इसी तरीके से अगर हम राइस की बात करें तो 1960 से 2000 के बीच में, 1960 में जो राइस प्रोडक्टिविटी थी, ठीक है ना, वो थी 35 मिलियन के आसपास, और
इसके बाद ये अप्रॉक्सीमेटली 90 मिलियन के आसपास हो गए, ठीक है ना, 89.9, बहुत अच्छे से 89.5। ये किसकी वजह से हुआ, ये दोनों किसकी वजह से हुए, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटी। सेमी ड्वार्फ वेराइटी, सेमी ड्वार्फ वेराइटी का मतलब ये है बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान समझना। पहली चीज़ तो ये है कि सेमी ड्वार्फ मतलब ज़्यादा बौना नहीं है, वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। ज़्यादा बड़ा होने पे प्रॉब्लम क्या है, अगर वीट और राइस के जो प्लांट है वो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो हवाएं तेज चली या कुछ भी हुआ तो उनके स्टेम काफ़ी लचीले हो जाएंगे, होते ही हैं, वो मोनोकॉट होता है तो वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ तो होती नहीं है, तो वो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी लॉस ही होगा, ठीक है ना, फसल ख़राब हो जाती है। ज़्यादा छोटे होने का मतलब स्टेम जितना छोटा होगा तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि भाई पानी आया, बरसात हुई या फिर मतलब वहाँ पे भी लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो डूब जाएगा ना वो, है ना। अब इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो वो क्या है, सेमी ड्वार्फ वैरायटी। सेमी ड्वार्फ वैरायटी की वजह से प्रोडक्टिविटी में काफ़ी उछाल आया, प्रोडक्टिविटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई। अब देखिए वीट के 1963 के आसपास वीट की दो वैरायटी है, वीट की दो वैरायटी सेमी ड्वार्फ वैरायटी, सेमी ड्वार्फ वीट, सेमी ड्वार्फ वीट जो है उसकी दो वैरायटी है। पहली है सोनालिका, सोनालिका, और दूसरी है कल्याण सोना। सोना सोना से याद रख लीजिए भाई, जो गेहूं है सोना 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 सोना, मतलब सोना यहाँ पे भी है, सोनालिका एंड कल्याण सोना, कल्याण सोना, ठीक है ना, ये वीट की दो। और इन 1960 से 1963 आते आते ये इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, और मतलब ये इंडिया की वैरायटी है ही, और इंडिया की जो वीट ग्रोइंग बेल्ट है, वीट ग्रोइंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था 1963, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो राइस की वैरायटी है वो कहाँ से आई। देखिए एक राइस की वैरायटी है IR8 और दूसरी है टैचुंग नेटिव फर्स्ट, टैचुंग नेटिव फर्स्ट। IR8 इंटरनेशनल रिसर्च राइस वैसे कुछ है, IRI की है, इंटरनेशनल क्या नाम है उसका मेरे दिमाग में, हाँ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कुछ ऐसे ही है, फिलीपींस में, ठीक है ना, फिलीपींस से, और ये ताइवान से। हुआ क्या, हुआ ये कि IR8 वैरायटी को फिलीपींस से लिया गया और तैचुंग नेटिव वन को लिया गया ताइवान से, और यहाँ पे सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो है ऑफ राइस बनाया गया। तो याद रखना है, पहला सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस इन दोनों से बना था, और बाद में कुछ और भी वैरायटी आए जैसे जया एंड रत्ना, जया एंड रत्ना। तो याद रखना यहीं से क्वेश्चन आता है, जया रत्ना सेमी ड्वार्फ राइस हैं, और ये है कल्याण। आपको पता है नोबल लॉरिएट नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग, ये एक साइंटिस्ट हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट तैयार किया था, सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट, वैरायटी ऑफ वीट। याद रखना ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीट एंड राइस। इसी तरीके से शुगर केन को भी बनाया कैसे, देखिए शुगर केन के बारे में क्या है। शुगर केन की दो स्पीसीज पहले आप याद रखना, सैकरम, आपको पता है सैकरम ऑफिसिनेरम, और एक सैकरम बारबेरी, सैकरम बारबेरी, और दूसरा है सैकरम ऑफिसिनेरम जो आपको पता है जो कॉमन है अभी, ऑफिसिनेरम। अब देखिए यहाँ पे आपको याद कैसे करना है, याद आपको ये करना है, पहली चीज़ देखिए SO से याद करिए, SO मतलब साउथ, मतलब ये ग्रो करता है इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में ग्रो करता है, नॉट इन नॉर्थ इंडिया, नॉट इन नॉर्थ इंडिया, मतलब इसके पास जो जीन है वो नॉर्थ इंडिया के वी कैन से एटमॉस्फेयर को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट को टॉलरेट नहीं कर पाते, तो ये नॉर्थ इंडिया में नहीं ग्रो कर पाता है। लेकिन इसकी एक खूबी है, खूबी क्या है यहाँ पढ़ने की बात बताएंगे। सैकरम बारबेरी, बर्बाद से याद रखें, बर्बाद। देखिए शुगर है, जो शुगर की सबसे अच्छी बात तो ये होनी चाहिए कि उसका स्टेम काफ़ी थिक होना चाहिए ताकि शुगर कंटेंट वहाँ काफ़ी ज़्यादा हो,
है ना। स्टेम थिक होगी तभी शुगर कंटेंट ज़्यादा होगा। तो देखिए सैकरम बारबेरी बर्बाद मतलब ये हुआ कि यहाँ पे शुगर कंटेंट लो होगा, शुगर कंटेंट लो होगा तो उगेगा। तो हमें पता है ये साउथ इंडिया में, तो ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर, लेकिन इसकी जो खूबी है कि ये नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो कर जाता है। इन दोनों को हमने क्रॉस करा के जो सैकरम स्पीसीज जनरेट किया ना, उसमें 2 खूबी आ गई, 2 खूबी। हाँ, इसमें शुगर कंटेंट लो है तो इसमें शुगर कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसकी स्टेम थिक थी, इसकी स्टेम क्या थी, थिक थी। तो इसकी एक खूबी ये थी कि स्टेम थिक है लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर पाता। इसमें स्टेम का शुगर कंटेंट तो लो है लेकिन नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर पाता था। तो हमने जो डिज़ायर्ड स्पीसीज़ हमें मिली इन दोनों के उससे कॉम्बिनेशन से, तो इसके पास क्या आया कि इसकी स्टेम थिक है, हमने ये वाला जीन यहाँ से लिया और ये नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो कर सकता है। तो दिस इज़ द शुगर। इसी तरीके से ज्वार, बाजरा और मेज के भी हाइब्रिड तैयार किए जाते हैं। मिलेट कहते हैं इसको, मिलेट्स, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट। अगला हम लोग क्या करवाते हैं, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए हम ऐसे प्लांट बनाते हैं जो डिजीजेस के लिए रेजिस्टेंट हों। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें करना है कोई भिंडी की स्पीसीज़ है मान लीजिए, उसको हमें येलो मोजाइक वायरस से रेजिस्टेंट, येलो मोजाइक वायरस से बचाना है। मतलब ये, ताकि हमने ये कहना है कि भाई ये भिंडी की स्पीसीज़ है, ये इस वायरस के लिए रेजिस्टेंट हो। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी नॉर्मल स्पीसीज़ होती है, जो नॉर्मल भिंडी है, इसको हम किसी वाइल्ड वाले से क्रॉस करवाएंगे। वाइल्ड भिंडी मतलब जो जंगलों में उगती है। देखिए वाइल्ड वैरायटी का एक बेनिफिट ये होता है कि वो काफ़ी मजबूत, कहने का मतलब एक वो ड्रॉट को क्योंकि देखिए जंगलों में उनको इतनी केयर तो मिल नहीं रही है। जैसे आप अपने घर में हो और कोई एक बंदा जंगल में रहता है, दोनों में से कौन ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन को टॉलरेट कर सकता है, जो वाइल्ड होगा, जो जंगली होगा, जो जंगल में रहेगा। सेम वही है कि भाई उसको वहाँ पे कम पानी मिल रहा है तब भी चल रहा है, ज़्यादा पानी मिल रहा है तब भी चल रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, सैलिनिटी ज़्यादा, वट एवर द कंडीशन इज़, बट वो ज़्यादा डिजीज़ के लिए भी क्या है, टॉलरेंट, डिजीज़ के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम डिजीज़ रेजिस्टेंट बनाने के लिए प्लांट को सेम यही कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड अपनाते हैं। हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन करते हैं, हम पेरेंट सेलेक्ट कर लेते हैं दोनों को क्रॉस करा के, जो सुपीरियर पेरेंट है उसको हम क्रॉस करा लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट मिल जाता है, रिकॉम्बिनेंट को टेस्ट कर लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट को क्रॉस कराते हैं, फिर उसके बाद टेस्टिंग, रिलीजिंग एंड कॉमर्शलाइजेशन, ये सब सारे मेथड वही है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, वाइल्ड वैरायटी से क्रॉस कराते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल है, कुछ फंगल डिजीज़ के बारे में दिया है, कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ और कुछ वायरल। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। देखिए कुछ फंगल डिजीज़ दिया है कि देखिए कुछ फंगल डिजीज़ के नाम दिया है, कुछ एक बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम दिया है, बैक्टीरियल डिजीज़, और एक वायरल। तो बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ याद करना बहुत आसान है, और जब ये याद हो गया तो जो बचा वो तो फंगल डिजीज़ है। पहला तरीका तो ये है याद करने का कि आप बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ को याद कर लीजिए, ठीक है। याद करना एकदम आसान है, और अगर ये याद हो गया तो 2 याद हो गए तो जो बाकी बचे वो तो फंगल होगा। दूसरा तरीका मैं ये आपको बता रही हूँ। देखिए वायरल डिजीज़ में क्या है, एक है टोबैको मोज़ेक, है ना, आपको पता है टोबैको मोज़ेक डिजीज़ एक वायरल डिजीज़ है, टोबैको मोज़ेक, और एक है टर्निप मोज़ेक। मोज़ेक आया तो एकदम सिंपल है, याद करना तो एकदम आसान है, टर्निप, टोबैको मोज़ेक डिजीज़ एंड टर्निप मोज़ेक डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ में बी फॉर बैक्टीरियल, ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसीफर, बस इतना याद करना है। ब्लैक रस्ट है ही, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर। मेरे दिमाग में रॉट था, मैंने रस्ट लिख दिया, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर। अब देखिए इसको याद करने का मैं एक तरीका बता दूं। एक फूफा जी हैं, ठीक है, और मतलब कोई एक सिस्टर है, वो कहती है मेरे फूफा जी और मेरे जो भाई हैं काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मेरे फूफा जी और मेरे भाई।
और ये लोग लेट नाइट पार्टियां करते हैं, और पार्टियां किस चीज़ की होती हैं? रेड लेबल की, ठीक है ना। तो बात समझना मेरी एकदम अच्छे से, मैंने ट्रिक बनाई है बस आपको पढ़ने के लिए, ताकि आप कभी भूलो नहीं। मेरे फूफा जी और मेरे भाई काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, और ये लेट नाइट पार्टी करते हैं रेड लेबल की। तो क्या लिखना है आपको? ब्रदर, ठीक है ना। फूफा, फूफा से फंगस हो गया, ब्रदर से मैं बताऊंगी, ठीक है। ब्रदर, बस कोड लिखना है आपको, रेड लेबल लेट नाइट, बस इतना ही, इतना कोड लिख लेना है आपको, लेट नाइट। तो देखिए फूफा से मतलब फंगल डिजीज हो गया, फंगल डिजीज। BR ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। रेड से रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ठीक है ना। और लेट नाइट मतलब लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इस तरीके। क्योंकि देखिए 4 डिजीज देके पूछ देगा इसमें से कौन बैक्टीरिया वाला, तो आप पहचान नहीं पाओगे ना। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर, तो इन चारों में आपसे पूछ देगा, क्योंकि एक जगह और रॉट है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो आपको याद रखना है फूफा, ब्रदर, रेड लेवल, लेट नाइट पार्टी, ठीक है। तो याद रखना है आपको इस चीज़ के बारे में। तो आई थिंक दिस थिंग इज़ एब्सोल्युटली क्लियर टू यू पीपल। ओके, नाउ अगली चीज़ हम लोग को क्या पढ़नी है? हाँ, तो इस तरीके से जो हमारा प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम है ना, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, आगे देखेंगे प्लांट, या फिर अगला क्या है, हाँ, मेथड फॉर ब्रीडिंग, मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट, ठीक है। कुछ डिजीजेस के बारे में हमने बता दिया कि अब हम डिजीज रेजिस्टेंट को के लिए मेथड क्या क्या अपनाते हैं। तो मेथड क्या क्या होता है, इसका मेथड क्या है? पहला तो अभी हमने आपको बता दिया कन्वेंशनल मेथड कि हमने कन्वेंशनल मेथड से वो सारे स्टेप किए, जर्म प्लाज्म कलेक्शन किया, पेरेंट सेलेक्ट किया, ये सब अभी बताया। दूसरा है म्यूटेशनल ब्रीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूटेशनल ब्रीडिंग। अब हम देखेंगे कन्वेंशनल मेथड में हमने कुछ वीट की कुछ क्रॉप की वैरायटी और वो किस डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट है उसका एक चार्ट है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है, उसको याद रखना है। शायद यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार लेट मी चेक। ओके, थैंक यू। देखिए यहाँ पे कुछ हम लोगों को क्रॉप की वैरायटी और उसके क्रॉप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्रॉप लिख दिया, उसकी कौन सी वैरायटी हमने बनाई है कन्वेंशनल मेथड से और वो किस डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट है, ठीक है, ये हमने देखना है। तो पहली है वीट। अब देखिए इसकी वैरायटी दी हुई है हिमगिरी, एकदम याद करना आसान है। हीट याद रखिए, हीट मतलब काफ़ी गर्मी और हिम मतलब काफ़ी ठंडा, ठीक है कि नहीं, हिमगिरी। ओके, और ये किसके लिए रेजिस्टेंट है? अच्छा देखिए, काफ़ी गर्मी चल रही होती है तो आपको क्या मन करता है कि आप हिल पे जाओ, है ना। तो हिल बंट तो पहला हो गया, हिल बंट। और दूसरा आप क्या चाहते हो, गर्मी काफ़ी हो रही है तो हवाएं चलें। हवाएं कैसे चलेंगी? पत्तियां हिलेंगी ना पेड़ों की, ठीक है ना। तो लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, ठीक है ना, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, इसको याद रख सकते हैं आप। दूसरा है ब्रासिका। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, एकदम आसानी से ब्रासिका। अब भाई देखिए ब्रासिका क्या है? ब्रासिका मतलब सरसों जानते हैं ना, ठीक है। कैसा दिखता है? येलो कलर, येलो। और क्या दिखता है? गोल्ड, ठीक है ना। गोल्ड को हम क्या कहते हैं? स्वर्ण। तो इसकी वैरायटी क्या है? पुषा स्वर्णिम, ठीक है ना, पुषा स्वर्णिम। करण राय से याद रख सकते हैं आप, इसको करण राई कहते हैं, करण राई। और इसकी जो रेजिस्टेंट किस डिजीज के लिए? वाइट रस्ट। अब ये मैंने नहीं बना पाया क्योंकि अभी मेरे दिमाग में कुछ ऐसा नहीं आ रहा है कि मैं आपको बताऊं। नेक्स्ट है ब्रासिका के बाद और क्या कौन सी वैरायटी है? कालीफ्लावर, ठीक है ना, कॉलीफ्लावर, ठीक है। अच्छा कॉलीफ्लावर मतलब काली प्रोनाउंसिएट कैसा आ रहा है? काली आ रहा है ना। तो काली मतलब रात कैसी होती है? काली होती है। रात का अपोजिट क्या है? सुबह। सुबह को हम लोग शुभ्रा कहते हैं। तो पहली वैरायटी तो क्या है? पुषा शुभ्रा। और पुषा स्नोबॉल। देखिए
सुबह कैसी होती है? सुबह आपकी सफ़ेद ही तो होती है ना, रात काली है तो सुबह सफ़ेद होती है। और स्नो कैसा है? देखिए कैसे भी याद रखना है ना, ये मत सोचना कि एक ऐसा बेमतलब का जो है ट्रिक बता रही है मैम, कुछ नहीं। मैं एक दो बार बेमतलब का भी ट्रिक बताऊंगी तो भी याद हो जाएगा। तो सिंपल है, आपको याद रखना है कॉलीफ्लावर, काली, सुबह, ठीक है ना, पुसा सुब्रा। और सुबह कैसी होती है? सफ़ेद होती है, मतलब स्नोबॉल, ठीक है ना, पुसा स्नोबॉल। और इसका कुछ ऐसे ही है, क्या है इसका जो, हाँ इसी तरीके से ब्लैक रॉट एंड कर्ल, ठीक है, ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट कुछ करके है ऐसे ना, कर्ल ब्लाइट ऑफ पोटैटो ऐसे कुछ करके जो भी है। नेक्स्ट पुसा, नेक्स्ट क्या है आपका? ये है क्या, काउपी। ये तो किसी को भी याद रखें, काऊ मतलब गाय, गाय, इसका पुसा कोमल। भाई आपको पता ही है कि गाय बहुत सीधी होती है, कोमल। और 21 डिजीज रेजिस्टेंट के है, दैट इज़ ब्लाइट करके, क्या लाइट, हाँ ये है आपका बैक्टीरियल ब्लाइट, हाँ बैक्टीरियल ब्लाइट। ब्लाइट कोमल मतलब हल्की, लाइट से याद रख सकते हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट या लाइट। लास्ट है आपका ये चिली। आपको पता है चिली तो सदाबहार है ना, पुसा सदाबहार। और ये जो है टोबैको मोज़ेक वायरस, लीफ कर्ल। और एक है आपका दैट इज़ चिली, हाँ चिली मोज़ेक वायरस, ऑब्वियसली चिली मोज़ेक वायरस। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द, वी कैन से दिस चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये इसका हॉट स्पॉट है इस चैप्टर का। अब हम लोग आ जाते हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग। सम टाइम हम डिज़ायरेबल कैरेक्टर को म्यूटेशन से भी पा सकते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, म्यूटेशन करवा देते हैं जो भी। तो म्यूटेशन हम क्या कराते हैं, वहाँ पे हम कुछ रेडिएशन यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल यूज़ करते हैं। रेडिएशन में हम गामा रेडिएशंस, ठीक है ना, गामा रेज मोस्टली यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल यूज़ करते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है मूंग बीन, बहुत इम्पॉर्टेंट है मूंग बीन, दैट इज़ रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस, ठीक है, और पाउडरी मिल्ड्यू। मूंग बीन इज रेजिस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मूंग कैसी होती है, येलो। हम तो ऐसे याद करते हैं, मूंग येलो होता है ना, दाल, मूंग की दाल येलो है, कोई भी दाल येलो होगी, लेकिन यहाँ पे कौन सा बनाना है, दैट इज द रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जब कभी वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने होते हैं तो हम लोग मूंग दाल, नमकीन ये सब लेके आते हैं ना, खाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डर के आगे जीत है वो माउंटेन ड्यू मतलब मूंग दाल खा के हम लोग माउंटेन ड्यू पीते हैं। माउंटेन ड्यू मतलब पाउडरी मिल्ड्यू से याद रखेंगे, माउंटेन से एम आ गया, ड्यू मिल्ड्यू। तो मूंग बीन किसके लिए रेजिस्टेंट है, येलो, मतलब ये इसके कलर पे हम आ जाते हैं, येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू। माउंटेन ड्यू से याद रखेंगे तो मिल्ड्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ द म्यूटेशनल ब्रीडिंग। कभी कभी क्या है, हमने अभी आपको बताया कि भाई देखिए कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम में हमें क्या करवाना है कि हम उसको डिजीज़ रेजिस्टेंट अगर बनाना है, तो हम उसको क्या करेंगे, किसी वाइल्ड वैरायटी से उसका क्रॉस कराएंगे। तो ऐसा ही एक क्रॉस है, उसको आप समझेंगे, जो नॉर्मल भिंडी है, ठीक है ना, नॉर्मल भिंडी, उसका नाम क्या है, एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस। इसको क्या कराया इन्होंने, येलो मोज़ेक वायरस के रेजिस्टेंट करा दिया, येलो मोज़ेक वायरस से रेजिस्टेंट करवाया। और इसको रेजिस्टेंट कराने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको ध्यान से सुनना है। हमने एक वाइल्ड स्पीसीज से क्रॉस कराया, भिंडी की ही एक वाइल्ड स्पीसीज ऑफ भिंडी, ठीक है ना, जो कि येलो मोज़ेक वायरस के लिए रेजिस्टेंट है,
ठीक है, इससे क्रॉस करा दिया तो हमें एक नई भिंडी की नई वैरायटी मिली जिसको हम कहते हैं परभानी क्रांति। तो बताइए, परभानी क्रांति भिंडी की एक नई स्पीसीज है जो रेजिस्टेंट है येलो मोज़ेक वायरस के लिए। ठीक है, एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस की एक नई स्पीसीज़ है जो येलो मोज़ेक वायरस के लिए रेजिस्टेंट है। और इसको कैसे ऑब्टेन किया गया? नॉर्मल एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस की वाइल्ड स्पीसीज से क्रॉस करा के जो येलो मोज़ेक वायरस के लिए रेजिस्टेंट। तो हमने आपको बताया क्योंकि वाइल्ड है वो हर तरीके की सिचुएशन को टॉलरेट कर रही है, चाहे ड्रॉट हो, चाहे सैलिनिटी हो, चाहे हाई टेम्परेचर हो, चाहे डिजीजेज हो, चाहे पेस्ट हो, चाहे इंसेक्ट हो, व्हाटएवर। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अगला देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, इसको हम घंटे भर के अंदर ही ख़त्म करने का सोचे थे। रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। रेजिस्टेंस टू मैं बात बहुत करती हूँ, मुझे लगता है पढ़ाना चाहिए, चुपचाप पकड़ पकड़ बोलती रहती हूँ, इसमें टाइम तो जाता ही है ना, कुछ ज़्यादा ही बात करना शुरू कर देती हूँ। तो अभी कोशिश करती हूँ कि चैप्टर पे फोकस करती हूँ। रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। अब देखिए, कुछ ऐसे प्लांट है ना, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो नेचुरली इंसेक्ट और पेस्ट के लिए क्या होते हैं? रेजिस्टेंट होते हैं नेचुरली उनके पास। जैसे अब देखिए, मैं फिर से बात करना शुरू कर रही हूँ, लेकिन मैं बता दे दूँ। जैसे आपको पता है वो क्या नाम था उसका, कैलाट्रोपिस बताया मैंने, एक बार पढ़ा था एक इकोलॉजी में। ठीक है, कैलाट्रोपिस के पास तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, तो प्रेडेटर उसको खाता नहीं है। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके पास खुद का फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल या बायोकेमिकल एडाप्टेशन होता है कि उनके पास पेस्ट या इंसेक्ट जाते नहीं हैं। ठीक है, तो वो पहले ही नेचुरली पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। जैसे इनके कुछ में मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन होता है, कुछ में फिजियोलॉजिकल होता है, कुछ में बायोकेमिकल होता है। ठीक है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी ऐसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हेयरी लीव्स। अब जैसे जिन पत्तियों में बाल निकले रहेंगे, कटीले कटीले बाल, कौन जाएगा उसके पास? कोई नहीं जाएगा। तो होगा क्या यहाँ पे, जैसे हेयरी लीव है, किस में है ये हेयरी लीव? रेजिस्टेंट टू वी कैन से जेसिड्स इन कॉटन। ठीक है ना, मतलब जो कॉटन प्लांट का इम्पॉर्टेंट ये है पेस्ट है, जेसिड होता है। कॉटन प्लांट का इम्पॉर्टेंट पेस्ट जेसिड होता है। तो ये क्या है, ये हेयरी लीव्स प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू जेसिड इन रेजिस्टेंट टू कॉटन फॉर द जेसिड के लिए वो क्या होते हैं? रेजिस्टेंट होते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है सीरियल लीफ बीटल इन वीट। रेजिस्टेंट टू सीरियल लीफ बीटल इन वीट, मतलब गेहूं में भी हेयरी लीव होता है, तो वो किसके लिए रेजिस्टेंट है? सीरियल लीफ बीटल कुछ नहीं कर पाते, उसका बीटल वगैरह उसका कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उसकी पत्तियां ही हेयरी हैं। आर यू गेटिंग? मेज में बायोकेमिकल अडाप्टेशन होता है मेज बोरर के लिए। जो मेज बोरर होते हैं भाई, मेज इज स्टेम बोरर जो होते हैं, उनके लिए बायोकेमिकल अडाप्टेशन क्या होता है? हाई एस्पार्टिक एसिड होता है यहाँ पे, हाई एस्पार्टिक एसिड। मेज में एस्पार्टिक एसिड काफ़ी ज़्यादा होता है, लो नाइट्रोजन एंड लो शुगर, तो ये बायोकेमिकल अडाप्टेशन ही हुआ ना। ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर मेज स्टेम बोरर। मेज स्टेम बोरर कुछ नहीं कर पाता इनका। ठीक है ना, तो ये बायोकेमिकल अडाप्टेशन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? कुछ आपके बुक में कुछ चार्ट दिया हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ है, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इस चार्ट में बस इतनी ही बात लिखी हुई है कि भाई कुछ ऐसे प्लांट क्रॉप हैं, उनकी कौन सी वैरायटी है और उनके इम्पॉर्टेंट पेस्ट क्या हैं। तो मैं यहाँ पे क्रॉप लिख दूँ, यहाँ पे वैरायटी लिख दूँ, और इनके इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट या पेस्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट या पेस्ट क्या हैं। तो देखिए 3 क्रॉप है। पहला है ब्रेसिका, फिर आ गया ब्रेसिका, अभी वहाँ आया था ना, रेपसीड मस्टर्ड कहते हैं इसको, रेपसीड मस्टर्ड। ठीक है, इसकी वैरायटी है पुसा गौरव। फिर से जी फॉर गोल्ड,
ब्रासिका गोल्ड हो तो येलो कलर की होती है, गोल्ड जैसी। और इसका इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है एफिड, ठीक है। दूसरा है फ्लैट बीन। फ्लैट बीन तो हम लोग ये ऐसे याद करते हैं ना कि हम लोगों ने ना MSc का जब फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर पूरा किया था उस टाइम हम फ्लैट में रहा करते थे, ठीक है ना। तो पूसा सेमेस्टर सेकेंड एंड पूसा सेमेस्टर थर्ड, तो पूसा सेम 2 पूसा सेम 3 मैंने ऐसे याद किया था। फ्लैट में रह के सेमेस्टर सेकेंड और सेमेस्टर थर्ड हमने जो है वो पूरा किया था। इसके इंसेक्ट जेसिड्स हैं, जेसिड्स है, एफिड्स है, फ्रूट बोरर्स हैं, ठीक है ना, फ्रूट बोरर्स है, याद रखना, बोरर्स, ओके। इसके अलावा ओकरा, ओकरा भिंडी की स्पीसीज है। अब इसको मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया भाई, पूसा सवानी, पूसा सवानी, क्योंकि ये सब तो हटा ही दो, इतना अगर याद है गौरव सेम 2 सेम 3 तो बाकी यही बचा है, पूसा सवानी एंड पूसा A4, पूसा सेम A4 है ना, पूसा सेम, हाँ पूसा A4। इसकी जो कॉमन इंसेक्ट हैं सूट एंड फ्रूट बोरर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, और बाकी आपकी बुक में तो है ही, लेकिन आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अब हम लोग आ जाते हैं कि चलो भाई ठीक है, अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं, उसका नाम है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन से बहुत बार क्वेश्चन आया है। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब ये पहले समझ लो कि देखिए हमारी कंट्री में मोर देन 840 मिलियन पर्सन ऐसे हैं जो मेल न्यूट्रिशन से गुजर रहे हैं, जिनको प्रॉपर फूड नहीं है, प्रॉपर फूड का मतलब मैं समझाती हूँ। पहली चीज़, एक टर्म होता है हिडन हंगर। हिडन हंगर का मतलब है कि वो खाना तो खा रहे हैं लेकिन उनके पास डेफिशिएंसी है माइक्रोन्यूट्रिएंट की, डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन कंटेंट एंड वाइटामिन्स। मतलब वो क्या पता खाना खाने, मतलब कहीं मिल गया, बस चावल मिल गया, चावल खा के पेट भर रहा है उनका, लेकिन वो अच्छे वेजिटेबल्स, अच्छे फ्रूट, ये सब जो है परचेज नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उनके पास माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाती है, वो दाल नहीं परचेज कर पा रहे, दाल नहीं खरीद पा रहे, तो प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जा रही है, विटामिन्स की डिफिशियंसी हो जा रही है। तो इसको हम लोग कहते हैं हिडन हंगर, ठीक है ना, हिडन हंगर। तो बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि जो फूड है या क्रॉप की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज करना, टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ क्रॉप। न्यूट्रिशनल क्वालिटी, जैसे आप गोल्डन राइस का नाम सुने हो, गोल्डन राइस। देखिए गोल्डन राइस में क्या किया गया, विटामिन ए कंटेंट को काफ़ी इंक्रीज कर दिया गया है, विटामिन ए कंटेंट को। तो बायोफोर्टिफिकेशन के अंतर्गत है, मतलब आप प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज कर दो, ऑयल कंटेंट इंक्रीज कर दो, विटामिन कंटेंट इंक्रीज कर दो, हेल्दी फैट इंक्रीज कर दो, हेल्दी फैट, तो दिस विल कम अंडर बायोफोर्टिफिकेशन। जैसे इंडिया की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ वैरायटी, वीट की एक वैरायटी है एटलस 66, या इन 2000 मेज़ की कुछ वैरायटी बनी बायोफोर्टिफिकेशन के तहत मेज़ की कुछ वैरायटी बनी, जिसमें मेज़ हाइब्रिड बनाया गया, जिसमें अमाइनो एसिड लाइसिन और ट्रिप्टोफैन बड़े इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड होते हैं। इसका जो कंटेंट है वो डबल है, इसका कंटेंट क्या है, डबल है, ट्वाइस। उसके बाद तो याद रखना ये हो गया वीट। इसके बाद क्या है, मुझे इसकी वैरायटी का नाम भी याद था, जस्ट अभी दिमाग में आ नहीं रहा है कि कौन सी मेज़ की वैरायटी थी वो, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, अगर पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया तो मैं बता दूंगी। उसके बाद देखिए एटलस 66 ये वीट की वैरायटी है, वीट वैरायटी, और यहाँ प्रोटीन कंटेंट दोगुना कर दिया, प्रोटीन कंटेंट डबल है, पहले से ज़्यादा, पहले से दोगुना है इसमें प्रोटीन कंटेंट, हाई प्रोटीन है, ठीक है। आयरन फोर्टिफाइड राइस,
आयरन फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन कंटेंट पहले से 5 गुना है, 5 टाइम्स। जो नॉर्मल आयरन होता है नॉर्मल राइस उससे 5 गुना है। आर यू गेटिंग माई ईच एंड एवरी पॉइंट? ओके, चलिए इसके बाद दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। याद रखना, मेरा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे था, मैंने यहाँ पे काम भी किया है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में, इसने कुछ और भी क्रॉप की वैरायटी बनाई। जैसे मैं आपको बता दूं, विटामिन ए एनरिच्ड, याद रखना सब कुछ भाई पूछा जाता है। विटामिन ए एनरिच्ड, PCS। अब आपको ये क्या है? देखिए भाई, PCS का एग्जाम निकालना है तो आपकी आंखें तेज होनी चाहिए, और आंखें तेज होने के लिए आपको विटामिन ए चाहिए। P फॉर क्या हो गया आपका, ये पंपकिन, C फॉर ये आपका कुकुम्बर, और S फॉर स्पाइन, यही है ना? एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ, कैरेट, सॉरी, पंपकिन, कैरेट और स्पाइनच। तो ये 3 है, आपसे पूछा जा सकता है। पंपकिन, कैरेट, स्पाइनच, ये क्या है? विटामिन ए रिच्ड, विटामिन सी रिच्ड। आपको ऐसे आएगा, विटामिन सी रिच्ड। इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना होगा बाबीटॉम, विटामिन सी, बाबीटॉम या टोमू, ऐसे याद रख लो, भूलोगे नहीं कभी। बथुआ, ठीक है। बी बिटर गार्ड, टोमेटो, और MU मस्टर्ड, ठीक है, MU बाबीटॉम। आयरन एंड कैल्शियम रिच्ड, अब आपको पता है आयरन कैल्शियम किस में होता है भाई? स्पाइनच हो गया एक, और एक हो गया बथुआ, स्पाइनच और बथुआ। और इसके बाद प्रोटीन रिच्ड, अगर हम प्रोटीन रिच की बात करें तो बीन्स हो गई, प्रोटीन रिच बीन्स, जैसे इसमें लव पी वगैरह, ठीक है। तो ये सब हो गए, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। प्रोटीन बीन्स, ब्रॉड बीन, लव, फ्रेंच बीन, गार्डन बीन, ये सब। अब ये है आपका बायोफोर्टिफिकेशन। अगली 2 चीज़ आपको पढ़नी है, एक तो है सिंगल सेल प्रोटीन और दूसरी है टिश्यू कल्चर। सिंगल सेल प्रोटीन और दूसरी है टिश्यू कल्चर। लेट मी चेक द टाइम, ओह 5 मिनट और। सिंगल सेल प्रोटीन, देखिए होता क्या है, याद रखना है आपको। सिंगल सेल प्रोटीन, आप जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, हमारी फूड की डिमांड भी बढ़ती चली गई। हमने कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक, ट्रेडिशनल को लेके आगे हमने बायोटेक्नोलॉजी यूज़ किया, कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक यूज़ किया। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन फिर भी भाई अभी भी समस्या तो है। हमने और क्या यूज़ किया? हमने ग्रेन छोड़ के मीट खाना शुरू कर दिया। कर दिया। तो देखिए, अगर हम जो ग्रेन से मीट शिफ्टिंग में भी हमें 3 kg से 10 kg ग्रेन 1 kg मीट देता है, ठीक है। अगर हम ग्रेन टू मीट शिफ्टिंग की बात करें तो हमें 1 kg मीट चाहिए, तो हमें कम से कम इसके इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए? 3 से 10 kg ग्रेन। अब हमने क्या किया कि हमारे न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बनाए रखने के लिए इसको SCP रिप्लेस कर सकता है। SCP रिप्लेस, सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब, हालांकि ये सिंगल सेल का मतलब भाई ये यूनिसेलर होते हैं, ऐसा मत मानिएगा कि सिंगल सेल प्रोटीन मतलब एक प्रोटीन है जो सिंगल सेल, ऐसा कुछ नहीं। ये जो भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल प्रोटीन कहलाते हैं वो सिंगल सेलुलर होते हैं, मतलब यूनिसेलर होते हैं, लेकिन उनके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन के साथ साथ फैट भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं, ढेर सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है एक स्पाइरुलिना एक सिंगल सेल एल्गी है, यूनिसेलर, जो कहीं भी ग्रो करा दो, आप कहीं भी ग्रो करा सकते हो। जैसे आप ढेर सारे जो आपके ये क्या होते हैं, पोटैटो बनाने वाले, जो उसके हम कह सकते हैं उसके जूस वगैरह होते हैं, फ्रूट जूस, जो वेस्ट जूस होते हैं, हर जगह ग्रो कर सकते हैं, ग्रो करा दो।
आपकी बहुत सारी समस्या सॉल्व हो जाती है। आप जब स्पेस में जाते हो ना, तो आप सिंगल सेल प्रोटीन लेके जाते हो, स्पाइरुलिना लेके जाते हो, क्लोरेला लेके जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को वहाँ पे ये मतलब जो न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो मेंटेन करता है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, इसका एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो है मेथिलोफिलस मिथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया। मेथिलोफिलस मिथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। ठीक है। अब इसको कैसे समझना है? इसको समझना ये है कि देखिए अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोग्राम की एक गाय है, 250 किलोग्राम की एक गाय है, वो पर डे 200 ग्राम प्रोटीन देती है, 200 ग्राम प्रोटीन देती है। लेकिन 200 ग्राम या 250 ग्राम का जो ये है, 250 ग्राम का मिथाइलोट्रोपस मिथाइलोफिलस मतलब अगर इतना जो मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। आप ये देखो कि 250 किलोग्राम की एक गाय आपको पर डे जो दूध देती है उसमें 200 ग्राम प्रोटीन होगा, इससे ज़्यादा प्रोटीन नहीं होगा। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है, आपने एक पाव ये बैक्टीरिया ले लिया, एक पाव में पता नहीं कितने बैक्टीरिया आएंगे सेम टाइम में, वन डे पर डे ये 25 टन्स ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। 25 टन्स ऑफ प्रोटीन ड्यू टू इट्स हाई बायोमास प्रोडक्शन। इसका बायोमास प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है कि एक दिन में जो है 20 मतलब 250 ग्राम बैक्टीरिया अगर आपने ले लिया तो ये एक दिन में जो है वो 25 टन्स ऑफ प्रोटीन जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दिस इज़ द सिंगल सेल प्रोटीन। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ग्रेन शिफ्टिंग को भी क्वेश्चन में आप बदल सकते हो। ठीक है। आते हम लोग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ द टिश्यू कल्चर। बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ मैं, 2-3 बार इसको पढ़ा चुकी हूँ। टिश्यू कल्चर मुझे याद है कि जब मैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा रही थी तो वहाँ पे भी मैंने आपको टिश्यू कल्चर के बारे में बताया था। लेकिन अभी जो इम्पॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। ठीक है। टिश्यू कल्चर के बारे में हमें ये समझना है कि जैसे देखिए, आपको टिश्यू कल्चर एक ऐसा मेथड है जिसमें आप एक टाइम में कम जगह में ढेर सारे प्लांट बना सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको किसी प्लांट को बनाना है तो आप क्या करो, प्लांट के किसी पार्ट से आप प्लांट बना सकते हो। प्लांट का आपने मेरिस्टम ले लिया, प्लांट का आपने पॉलन ग्रेन ले लिया, प्लांट का आपने सीड ले लिया। तो जिस पार्ट से आप उस प्लांट को बनाते हो उसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लांट। क्या कहते हैं? एक्सप्लांट। ठीक है। तो जैसे देखिए, टिश्यू कल्चर इज बेस्ड ऑन सेलुलर टोटीपोटेंसी। पहली चीज तो ये है, सेलुलर टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब ये है एबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म या एनी पार्ट टू प्रोड्यूस द होल ऑर्गेनिज्म। एबिलिटी ऑफ एनी पार्ट टू प्रोड्यूस द होल ऑर्गेनिज्म इज द टोटीपोटेंसी। तो सिंपल सी बात है भाई, हम एक्सप्लांट लेंगे तो वो पूरा का पूरा पौधा ही तो बनाएगा ना, पूरा का पूरा प्लांट। तो देखिए इसमें क्या है, हमने एक्सप्लांट लिया और एक्सप्लांट ने पूरा का पूरा एक प्लांट बना लिया, तो इसकी एबिलिटी को हम क्या कहेंगे? टोटीपोटेंसी। एक्सप्लांट का मतलब पार्ट, कोई भी पार्ट जिससे आपने प्लांट को बनाना है। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब ये है बच्चों, ध्यान सुनना, कम टाइम में आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हो, है ना। हमने ढेर सारे एक्सप्लांट लिए, कल्चर किया और ढेर सारे प्लांट बना दिए, है कि नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन। ओके। अब जितने भी प्लांट बनेंगे वो एग्जैक्टली एक जैसे होंगे, तो इसको हम कहते हैं सोमा क्लोन्स। क्या कहते हैं? सोमा क्लोन्स। सब एक जैसे दिखेंगे ना, उसको हम कहेंगे सोमा क्लोन्स। अच्छा, मीडियम में आप क्या लोगे? टिश्यू कल्चर कर रहे हो तो मीडियम में क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन होनी चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, शुगर कौन सा होना चाहिए? बेस्ट शुगर इज द सुक्रोज। याद रखना, मैं बार बार कह रही हूँ, बेस्ट शुगर इज द सुक्रोज। टिश्यू कल्चर के लिए बेस्ट शुगर इज द सुक्रोज। यहाँ पे आप अमीनो एसिड लेंगे, यहाँ पे आप हार्मोन्स लेंगे, मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो लेंगे वो आपको पता है ऑक्सिन और
साइटोकाइनिन, बताया था मैंने टिश्यू कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सिन साइटोकाइनिन। ऑक्सिन का रेशियो ज़्यादा है, साइटोकाइनिन का कम है तो रूट पहले डेवलप होगा, ऑक्सिन का कम है, साइटोकाइनिन का ज़्यादा है तो शूट पहले डेवलप होगा। ये तो हमने आपको बताया था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ओके। इसका एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि आप किसी डिजीज्ड प्लांट से हेल्दी प्लांट भी बना सकते हो, किसी डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट बना सकते हो। कैसे, मेरी बात को ध्यान समझना। जैसे मान लीजिए कोई वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, उससे आप वायरस फ्री प्लांट बना सकते हो। क्योंकि देखिए वायरस का इन्फेक्शन जो है, जब तक वायरस अपना जीन सेल में इंट्रोड्यूस करेगा तब तक जो मेरिस्टेम सेल होती है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल काफ़ी तेज़ी से डिवाइड करती है, एपिकल मेरिस्टम और एक्सिलरी मेरिस्टम। एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टम कल्चर करके, मेरिस्टम कल्चर करके आप वायरस फ्री प्लांट बना सकते हो, वायरस फ्री प्लांट, डिजीज़ फ्री प्लांट बना सकते हो। बहुत सारे प्लांट बनाए भी गए हैं। तो प्लांट क्या है, एप्पल के प्लांट बनाए गए हैं ऐसे, बनाना के प्लांट बनाए गए हैं ऐसे, ठीक है ना, टोमेटो प्लांट बनाया गया है ऐसे, एप्पल, बनाना, टोमेटो, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई है। दूसरी चीज़ ये, एक और दूसरी चीज़ है कि कभी कभी क्या होता है, हम एक और क्रॉस यहाँ पे कराते हैं, उसका नाम है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या कराते हैं बच्चों, इसको ध्यान से समझना। दो डिफरेंट प्लांट के सेल्स ले लेते हैं, दो डिफरेंट प्लांट के सेल्स ले लेते हैं। मान लीजिए प्लांट ए है और यहाँ पे प्लांट बी है। जैसे मान लीजिए एक पोटैटो है और एक टोमेटो है, दो डिफरेंट, इसका सेल लिया तो इसकी सेल वॉल, इसका सेल लिया इसकी सेल वॉल। अब इसके दोनों के सेल वॉल जब हम निकाल देंगे ना, सेल वॉल रिमूव कर देंगे तो ये क्या बचा, प्रोटोप्लास्ट, ये बचा प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न कराएंगे हम, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न। प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न कराते हैं केमिकल की प्रेजेंस में, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हाइब्रिड बनता है आपका, जो हाइब्रिड आपका बनता है उसको आप कहते हो सोमैटिक हाइब्रिड, सोमैटिक हाइब्रिड, और इस पूरी स्टेप को कहते हो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे सेम यही क्रॉस कराया भी गया है, पोटैटो और टोमेटो, पोमैटो करके एक हाइब्रिड बनाया गया है, पोमैटो करके हाइब्रिड बनाया गया है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो पोमैटो करके एक हाइब्रिड बनाया गया है, जिसमें हालांकि अनफॉर्चुनेटली जो हमारा डिज़ायर कैरेक्टर था कि टोमेटो का ये कैरेक्टर उसमें जाए और पोटैटो का ये कैरेक्टर जाए, लेकिन वो कैरेक्टर मिल नहीं पाया, लेकिन हाइब्रिड बन गया, एक हाइब्रिड तैयार हुआ, कुछ कैरेक्टर मिले लेकिन कुछ मिल नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली। तो पोमैटो, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और अगले लेक्चर में हम लोग जो है वो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे। तो आप देखते रहिए, ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए।